हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 चल रहा था। तो अब तक हमने बायट सावर्ट लॉ पढ़ लिया और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख लिया। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, हम आज उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इसकी अप्लाई कहाँ करेंगे। हम ये सारा सीखे तो इसको अप्लाई कहीं ना कहीं पर करना पड़ेगा, तो कहाँ करेंगे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है आपकी वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है ना। टॉपिक का नाम ध्यान से देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब मैं क्या करूंगा कि फाइनाइट करंट कैरिंग की वायर की वजह से निकालूंगा और उसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट करूंगा बाद में, है ना। इनफाइनाइट फिर सेमी इनफाइनाइट, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर ही समझ में आनी चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन में सारा मैथमेटिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये ले लिया कोई पॉइंट और यहाँ से डी दूरी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ से डी दूरी पर कोई पॉइंट है आपके पास पी। तो ये करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट जा रही है आई, तो ये करंट कैरिंग वायर की वजह से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। तो वी जो वहां पर पॉइंट पी है उस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। इसको अप्लाई करेंगे बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे ये पूरा वायर कंसिडर करना है तो मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट पर खड़ा होकर अगर मैं देखना चाहूँ, है ना, देखिए आप मान लीजिए कि मैं पी पॉइंट पे खड़ा हूँ और मुझे देखना है ये वाला, तो मैं कैसे घूमूंगा, ये एंगल बनाऊंगा, तो इस एंगल को नाम दे दूंगा मैं θ1। वैसे ही अगर मान लो कि मैं नीचे देखना चाहूँ ऐसे, है ना, तो ये ऐसे घूमूंगा, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं θ2। ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल हो गए θ1 और θ2। चलिए, है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे। तो हम क्या करेंगे कि जो बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन लेनी है, तो हमें याद है कि वहां पर हमने छोटा सा पार्ट लिया था डीएल, और डीएल की वजह से हमें जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिली थी वो डीबी थी। तो बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल आपको बी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ से मैं y दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ dy। y पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका नाम दे दिया dy। ठीक है, क्लियर। वहां पर हम dl लिखते थे, किसी बुक में आपको dl मिल जाएगा, किसी बुक में आपको dy मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर dy लिया है, तो y पे जाके मैंने इस वायर को छोटे से एलिमेंट में तोड़ दिया dy। वैसे ही यहाँ पर थीटा भी तो एंगल ब्रेक हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर dy तोड़ा तो dy के लिए एंगल भी चेंज हो गया होगा। तो यहाँ पर से थीटा पे जाके देखना, थीटा में भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं थीटा पे गया और थीटा पे जाके छोटा सा एंगल बना आपका, जिसको नाम दिया जाता है डी थीटा, है ना। तो मैंने दो तरीके से ब्रेक किया, एक तो लेंथ को भी ब्रेक किया और लेंथ को दूसरे एंगल से भी ब्रेक करना पड़ा, है ना। तो y पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया dy और थीटा पे जाके मैंने दूसरा सा एंगल बना लिया डी थीटा। ठीक है, तो दो तरीके से टूट चुका है यहाँ पर। चलिए, अगर मान लो कि मैं इस फिगर को थोड़ा अलग से बनाना चाहूँ तो यहाँ बना देते हैं। ये एंगल आपका थीटा, बड़े ध्यान से देखना, ये एंगल बन रहा है आपका 90, ये है आपका y और ये है आपका डिस्टेंस d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा, है ना। याद कर लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये 90, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब आपका जो dy वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा जो एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है वो तो यहाँ है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो बायट सावर्ट लॉ में डीएल आर जो था, है ना, तो डीएल और आर मतलब क्या था कि डीएल से जो पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है वो वाला पॉइंट पी ये रहा, तो डीएल से ये वाला पॉइंट पी ये रहा, तो ये आपके लिए आर बन जाएगा ना। ये तो डी तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से। ठीक है ना, तो आपके लिए तो आर ये वाला बन गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मैं हाइपोटेन्यूस को क्या लिख सकता हूँ, ये डी है तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो मैं आर इज इक्वल टू लिख लूंगा वहां पर डी सेक थीटा, है ना। ये तो इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाएगी, है ना, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आप कॉस थीटा लगा देना और फिर उपला करके देख लेना, तो ये डी सेक थीटा हाइपोटेन्यूस को लिखा जाता है। ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा, अगर मान लो कि इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 प्लस थीटा, है ना। बायट सावर्ट लॉ में आप याद कर लीजिए जो एंगल बन रहा था साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो डीएल मतलब कि यहाँ पर हमने डीवाई दिया है, तो ये एलिमेंट आपका ये रहा और उसके साथ जो एंगल बना रहे हो कितना बन रहा है, 90 प्लस थीटा। तो आपको फॉर्मूला में जो अप्लाई करना है वो कौन सा करना है, 90 प्लस थीटा।
ना, ये सीधी लाइन बना लो तो टोटल कितना होता है 180। देखो जोड़ के देख लो, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। तो आपको पता है सीधी लाइन होती है तो एंगल कितना होता है आपका 180। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। चलिए, तो एक तो आपको थीटा मिल गया, आपको आर मिल गया है ना, बाकी सारी चीजें मिल गई है। अब आ जाते हैं हम पूरे इक्वेशन पर। तो इक्वेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डीबी इज इक्वल टू लिखा गया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आपको स्केलर फॉर्म तैयार करना है, स्केलर फॉर्म की वजह से हम सारा काम कर लेंगे। यहाँ पर आई डी एल सब की वैल्यू पुट कर दे तो डीबी इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तो करंट तो आई, डीएल के बदले यहाँ पर क्या है डी वाई, साइन थीटा, थीटा कौन सा बताया मैंने आपको डीएल और आर के बीच का 90 प्लस थीटा, तो लिखा जाएगा साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर दूरी कितनी है यहाँ पर डी सेक थीटा, तो लिखा जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। चलिए साइन 90 प्लस थीटा आप सबको पता है, कॉस थीटा लिख दिया जाएगा उसके बाद में। प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ हो रहा है, चलिए उसको पहले लिख देते उसके बाद आगे बढ़ते। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डीबी। अब आपको पता है कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वायर की वजह से निकालनी है, तो मुझे ये पूरे फॉर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कौन सी है ना, तो आप देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा था, मैंने एंगल देखा, ऊपर तक जाना है तो कितना एंगल घुमा मैं थीटा 1, यहाँ से नीचे तक भी लेना है, यहाँ से यहाँ पूरा वायर कंसीडर करने के लिए देखो मैं यहाँ नीचे घुमा तो कितना घुमा था नीचे थीटा 2। मतलब अगर मान लो ये वाला एंगल को मैं सारा पॉजिटिव मानूं तो ये वाला एंगल को क्या मानना पड़ेगा मुझे नेगेटिव। तो आप जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट रखेंगे तो कौन से रखेंगे माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1, है ना, ऐसे लिखेंगे माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1। क्लियर हो गया। माइनस थीटा 2 क्यों लिया देखिए ध्यान से, फिर से यहाँ से लेकर ऐसे घुमा लेफ्ट साइड, तो मतलब इसको एंगल को मैंने क्या माना नेगेटिव, और राइट साइड को मैं कैसे घूमना मानता हूँ पॉजिटिव मानता हूँ ना, तो नेगेटिव थीटा 2 से घुमा और प्लस थीटा 1 तक गया तो ये मेरा पूरा वायर कंसीडर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इंटीग्रेशन की लिमिट मिल गई। अब प्रॉब्लम दूसरा ही खटक रहे हैं कि कौन सा यहाँ पर dy है ना, थीटा भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दो वेरिएबल हो तब आप कभी भी इंटीग्रेशन कर नहीं पाते हैं, तो आपको इसका भी सॉल्यूशन लाना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, तो ये ट्राइंगल को फिर से देखिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर tan थीटा लिखता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये वाले ट्राइंगल ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो y डिवाइड बाय d, सो y इज इक्वल टू d tan थीटा। कैसे लिख सकते हैं, है ना, अगर मान लो कि मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो लिखा जाएगा dy इज इक्वल टू d tan थीटा का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, dy बाय d थीटा का रेट उधर चला जाएगा तो लिखा जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dy को मैं थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dy के बदले क्या लिख देंगे d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, पीछे आपका cos थीटा अपॉन d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब सारी जो वैल्यू उड़ती है उड़ा देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से डी कैंसिल हो गया है ना, तो बचा आपके पास आई cos थीटा d थीटा अपॉन d, है ना। अब इंटीग्रेशन की लिमिट अब क्या पुट कर सकते हैं आप माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक, है ना। अब वेरिएबल एक ही बचा है थीटा वाला, y वाला तो कैंसिल हो गया, तो y को मैंने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया थीटा के फॉर्म में। चलिए तो अब इंटीग्रेशन की लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन db। अब इंटीग्रेशन में आप सबको पता है कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, नीचे से db बाहर आ गया, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब आपको ये उसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब इंटीग्रेशन आपको पता है cos थीटा का क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा होता है। चलिए यहाँ पर थोड़े इतने पार्ट में मैं बना देता हूँ, बाकी का काम है ना, जगह नहीं बची है। चलो इसको मिटा नहीं देता हूँ क्योंकि लास्ट में आपको क्या है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, तो एक साथ में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज एज इट इज रख देता हूँ यहाँ पर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, और cos थीटा का हो जाएगा आपका साइन थीटा, और जिसकी लिमिट है लोअर और अपर माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी जाएगी, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी
सबसे पहले लिखा जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। साइन माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल बी की वैल्यू आ गई आपकी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, देखो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। थीटा 1 थीटा 2 कौन सा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऐसे घूमने पर जो एंगल आता है राइट वर्ड, तो वो होता है आपका थीटा 1, और लेफ्ट वर्ड आप जो घूमते हैं उसको लिखा जाता है यहाँ पर थीटा 2। क्लियर। तो ये पूरा डेरिवेशन, इसमें से आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है, और इस फॉर्मूला को ही मैं इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वायर में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको लिख लीजिए, और मैं इसको मिटा देता हूँ स्क्रीन सॉफ्ट करके। चलिए फिर से बना लेते हैं, और अब हम पहुंच जाते हैं फाइनाइट वायर से इनफाइनाइट वायर पर। उसके बाद हम सेमी इनफाइनाइट पर पहुंच जाएंगे, तो उसमें एंगल कैसे चेंज होता है और उसका फॉर्मूला क्या आता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनाइट वायर था, थोड़ा बीच में बना देते हैं इसको, तो इनफाइनाइट वायर समझने में आसानी हो जाएगी। ये डिस्टेंस दूरी दी पी पॉइंट आपका, ठीक है, और यहाँ से जो एंगल माना था मैंने, वो माना था यहाँ पर एंगल आपका थीटा 1, और नीचे वाला जो एंगल था आपका थीटा 2। ठीक है, ये जो काम था वो कहाँ पर था आपका, फाइनाइट वायर है तब। अगर मान लो कि ये वायर फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट होता तो क्या होगा, तो फाइनाइट वायर का जो फॉर्मूला आया था वो रिवाइज कर लेते। तो बी इज इक्वल टू लिखा गया था आपका म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब मैं इसी को मैं इनफाइनाइट वायर में कन्वर्ट करता हूँ। इनफाइनाइट मतलब यहाँ से भी ऊपर से भी इनफाइनाइट जाएगा, और ये नीचे से भी इनफाइनाइट जाएगा ना, जिसका कोई पॉइंट एंड हो ही नहीं है, दोनों साइड कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। तो अब थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे पेन रखा, और मैं ऐसे थीटा 1 मेजर करने के लिए ऐसे घूमता गया कहाँ तक, तो जैसे मैंने पेन हटाई ऐसे घुमा रहा हूँ, एंगल बना रहा हूँ, वैसे ही ये वायर तो ऊपर जा ही रहा है, तो ऐसे घूमता गया कहाँ तक घूमेगा, तो आपका ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर आपका थीटा 1 की वैल्यू इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए वैसे ही थीटा 2 देखते हैं। तो थीटा 2 मैंने यहाँ पर पेन रखी और उसको घुमाना चालू किया, जैसे घुमाया कैसे घुमाया देखिए ध्यान से, तो घुमाते घुमाते कहाँ पर पहुंच गया मैं, फिर से पीछे घूम गया, तो यहाँ तक आपको 90 डिग्री तक फिर से घूमना पड़ेगा। तो थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वहां पर भी 90 डिग्री, है ना। ये वाला कौन सा है आपका, इनफाइनाइट वायर की वजह से, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं। आपको करना क्या है, वहां पर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है। तो बी इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, लिख देते एक बार, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो 1 + 1 2, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी, यहाँ पर लिखा जाएगा 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, है ना। आपको ये याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसका यूनिट होता है टेस्ला, है ना। वो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में, है ना। तो क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो B इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। क्लियर है इतना। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि ये जो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें कैसे समझाया जाता है। तो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट मतलब हर बार आपको ऐसे डेटा में गिवन नहीं होगा कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ना। तो आप समझो ध्यान से, अगर मान लो कि मेरे पास ये वॉल है इतनी बड़ी, आप समझो कि ये वॉल इतनी है ना, और वॉल के मैं इतने पास खड़ा हूँ यहाँ पर। अगर दूर खड़ा हूँ तो आप समझो कि अगर मान लो कि मैं यहाँ दूर खड़ा हूँ तो ऐसे ऊपर और नीचे का पॉइंट तो मैं आसानी से एंगल बना के देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इतना पास खड़ा हूँ, बहुत इतना पास, तो मेरे लिए ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट पॉइंट, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर चिपक के खड़ा हूँ, है ना, तो मेरे लिए ये वाला जो पॉइंट है आपका कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट। वैसे ही नीचे वाला भी कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। तो ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है वो आपको एज्यूम कर लेना है ऐसे, ठीक है।
कि मतलब वायर की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है कंपेयर टू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कंपेयर में आपकी जो इनफाइनाइट वायर की जो लेंथ है, मतलब वायर की लेंथ आपको ऐसे गिवन होगी कि 10 मीटर लंबाई का वायर है ना। तो 10 मीटर के सामने 2 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना। तो 10 मीटर का वायर ऐसे खड़ा कर दीजिए और 2 सेंटीमीटर इसके पास खड़े हो जाइए। तो आप जैसे ऊपर देखेंगे तो आपके लिए तो वो वाला जो उसका एंड होगा वो तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है बार बार, है ना। तो आपको डेटा में गिवन नहीं होगा कि म्यू नॉट अपॉन 2πd यूज कीजिए, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट वायर आपको दिया नहीं है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा है आपका इनफाइनाइट वायर है, और इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तरीके तो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके सेमी इनफाइनाइट वायर के ऊपर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इनफाइनाइट वायर के बाद आता है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर। ये फॉर्मूला अभी ऐसे रहने देते हैं, इसी को मॉडिफाई करना है आगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2। चलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं अभी। ये वायर और उसका ऊपर का एंड इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे का एंड कुछ जा नहीं रहा है ना। मैंने आपको कहा सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, सेमी इनफाइनाइट, है ना। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये वही है कि आपको एक पॉइंट पता है लेकिन दूसरा पॉइंट अनंत तक जा रहा है। तो ये पॉइंट ये रहा और दूसरा अनंत तक जा रहा है, और इसी वन एंड की वजह से अगर मान लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, जिस पर पॉइंट है आपका पी, तो इस पर निकालना है ना। तो यहाँ पर आपको θ1 और θ2 की वैल्यू निकालनी और इसमें पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए θ1 देखते हैं, फिर से वैसे ही करेंगे, पैर को रख दीजिए और घुमाना चालू कीजिए। जैसे घुमाया घुमाया कहाँ तक घूमेगा आपको पता है, ऊपर तो इनफाइनाइट है तो ये 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो सिंपल लॉजिक, आपका θ1 कितना हो गया यहाँ पर, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे ही θ2 कितना हो गया, तो θ2 नीचे घूमने की जरूरत नहीं, देखिए ध्यान से वहीं पर आप है उसी लाइन पर। तो θ2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0। तो θ2 की वैल्यू हो गई आपके यहाँ पर 0, है ना। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πd साइन θ1 के बदले रखा जाएगा 90 प्लस θ2 के बदले रखा जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री। चलिए तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πd, ये हो गया आपका साइन 91, साइन 0 0, तो 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर आएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πd, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर के बारे में हमने पढ़ लिया। एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे जिसमें हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए।